नमस्ते, मेरा नाम है श्रुतिका और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। केंद्र सरकार ने बुधवार 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। जब हम ये बुलेटिन लिख रहे थे, इस बिल पर संसद में चर्चा चल रही थी। इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय रखा गया है। अब कानून बनने के लिए इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होना होगा। वक्फ बिल को पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत की जरूरत है, यानी लोकसभा के 543 में से 272 और राज्यसभा के 245 में से 119 सांसदों का समर्थन जरूरी है। बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा या नहीं, ये तो आपको जल्द पता चल ही जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि खर्चा पानी हमारा फाइनेंशियल बुलेटिन है, तो आज खर्चा पानी के इस एपिसोड में हम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का पूरा अर्थशास्त्र समझेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं, कौन सी संपत्तियां वक्फ बोर्ड में आती हैं। इसके अलावा इस बुलेटिन में ये भी जानेंगे कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से हर महीने कितनी कमाई की जा सकती है। हर एक मुद्दे को तफसील से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। इस्लामी कानून के तहत वक्फ धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों को समर्पित संपत्ति को कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि जैसे ही कोई संपत्ति वक्फ घोषित की जाती है, वो संपत्ति अल्लाह की मानी जाती है। वक्फ की संपत्ति की देखरेख के लिए एक मुतवल्ली नियुक्त किया जाता है। वक्फ की जमीन को बेचा नहीं जा सकता है और ना ही इसका दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वक्फ की संपत्ति को लेकर ये बात चलन में है कि अगर एक वक्फ को संपत्ति दान कर दी गई तो हमेशा वक्फ की रहेगी। वक्फ की संपत्तियों पर काम करने वाली संस्था औकाफ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट फंड के मुताबिक इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या अल्लाह के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो इसे प्रॉपर्टी वक्फ कर देना कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है। अब जानते हैं कि भारत में वक्फ के पास कितनी संपत्ति है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि आज की तारीख में वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां 9.4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हैं। इनकी कीमत करीब 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बिजनेस टुडे की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सशस्त्र बलों और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। सशस्त्र बलों में थल सेना, नौसेना और वायु सेना यानी देश की तीनों सेनाएं, कोस्ट गार्ड और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को शामिल किया जाता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी आदि को शामिल किया जाता है। वहीं अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 2 अप्रैल को संसद में कहा, वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा निजी संपत्ति है। आइए अब उनका ये पूरा बयान आपको सुनाते हैं। हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट है। पहला रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर इंडियन आर्मी मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर कहता है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मैं उसको सुधारना चाहता हूं। सर, आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं। हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है। हम लोग सब चलते हैं उसमें। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि 2nd लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी लैंड है, जहां ट्रेनिंग करता है, जहां वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है, वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी
हिंदुस्तान में है। आपने संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का बयान सुना। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि वक्फ की इन संपत्तियों में क्या क्या शामिल है। देश में आमतौर पर वक्फ की संपत्तियों में मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और यतीम खानों को शामिल किया जाता है। अनाथालय को यतीम खाना कहते हैं। इसमें मुस्लिम समाज के बेसहारा बच्चों को रखा जाता है। इन संपत्तियों के अलावा वक्फ के पास दुकानें, खेती की जमीन और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी शामिल है। हमारी सहयोगी वेबसाइट आजतक.in पर छपी एक रिपोर्ट में मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं, वक्फ में सिर्फ जमीनों को शामिल नहीं किया जाता, इसमें इमारतें, कैश या कोई दूसरी तरह की संपत्तियों को भी शामिल किया जाता है। पहले जमींदार अपनी संपत्ति का हिस्सा दान करते थे, लेकिन आज ये रवायत कम हो गई है। वे आगे बताते हैं कि इसका उद्देश्य था कि इनका इस्तेमाल गरीबों को शिक्षा देने और धार्मिक कामकाज के लिए हो। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल देश भर में 3,56,051 संपत्तियां वक्फ एस्टेट के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इसमें 8,72,328 अचल संपत्तियां हैं, जबकि 16,713 चल संपत्तियां हैं। वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं। यूपी में वक्फ की करीब 2,32,547 अचल संपत्तियां हैं। इसके अलावा कई और राज्य हैं जहां पर बड़ी तादाद में वक्फ की संपत्तियां हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में वक्फ की 80,480 अचल संपत्तियां हैं। इसी तरह पंजाब में वक्फ की 75,965 अचल संपत्तियां हैं। तमिलनाडु में वक्फ की 60,223 संपत्तियां हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में भी वक्फ के पास काफी अचल संपत्तियां हैं। जैसा कि अभी हमने जाना कि वक्फ के पास देश भर में काफी संपत्तियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन संपत्तियों से वक्फ बोर्ड को कमाई भी होती है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि वक्फ की देश भर में बड़ी तादाद में संपत्तियां हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने के बावजूद इसकी वक्फ बोर्ड की कमाई नाम मात्र की है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ बोर्ड की सालाना आय 200 करोड़ रुपए सालाना से भी कम है, यानी संभावित आय का 2% से भी कम। हालांकि साल 2006 में सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर इन संपत्तियों का ठीक से इस्तेमाल हो तो इनसे कम से कम 10% राजस्व प्राप्त हो सकता है, यानी देश भर में फैली वक्फ की संपत्तियों से हर साल करीब 12,000 करोड़ रुपए की कमाई की जा सकती है। सच्चर कमेटी ने वक्फ के कामकाज में सुधार के लिए कई रास्ते भी सुझाए थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वक्फ के मुतवल्लियों के कामकाज को बेहतर किया जाए, अभिलेखों को अच्छे से संजो कर रखा जाए। इसके अलावा वक्फ में गैर मुस्लिम को शामिल किया जाए। इसमें वक्फ बोर्डों को प्रशासनिक रूप से मजबूत करने के लिए सुधारों की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई थी कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड और प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों को शामिल किया जा सके और इनमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा कमेटी ने एक और बड़ा सुझाव दिया था कि वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट भी होना चाहिए। मतलब वक्फ ने कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया गया, उनकी बैलेंस शीट बननी चाहिए और इसका ऑडिट भी होना चाहिए। बता दें कि भारत के वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर विवाद भी कम नहीं है। वक्फ की करीब 40,000 संपत्तियां कानूनी झगड़ों में फंसी हैं। भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की रिसर्च यूनिट द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां नहीं हैं। तुर्की, लिबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं है। अब आपके काम की एक सुर्खी जान लेते हैं। अगर आप PM इंटर्नशिप स्कीम में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने दूसरे राउंड के लिए PM इंटर्नशिप योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब आप इस स्कीम में 15 अप्रैल 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसलिए अगर आप PM इंटर्नशिप स्कीम में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस तारीख से पहले अपना आवेदन पूरा करना होगा। इससे पहले इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 थी। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में ये स्कीम लॉन्च की थी। इस योजना का उद्देश्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करके बेरोजगारी को दूर करना है। माना जाता है कि सरकार चाहती है कि जो युवा इस स्कीम में हिस्सा ले वो इंटर्नशिप के जरिए काबिल बने, ताकि जब उनकी इंटर्नशिप पूरी हो तो उन्हें नौकरी पाने में आसानी हो।
पीएम इंटर्नशिप स्कीम में आवेदन करने की उम्र सीमा 21 से 24 साल है। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। जो युवा इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं वो किसी फुल टाइम जॉब यानी स्थायी नौकरी में नहीं होने चाहिए। साथ ही स्कीम का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी फैमिली में खुद या माता पिता या पति या पत्नी सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। इस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।